गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्रों एवं छात्राओं, आज मैं आपको सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 के तहत सीमित देयता साझेदारी के साझेदार एवं उनके संबंधों का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले साझेदार की परिभाषा, साझेदारों की न्यूनतम संख्या, सीमित देयता साझेदारी ठहराव, साझेदार बनने की विधियाँ, मनोनीत साझेदार क्या होता है ना, और मनोनीत साझेदार की क्या नियुक्ति कैसे होती है, और इसके बाद साझेदारी ठहराव के अभाव में आप साझेदारों के आपसी संबंध क्या होंगे, है ना, आपसी संबंधों से आशय उसके अधिकार एवं कर्तव्य का ई कंटेंट के माध्यम से इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं साझेदार की परिभाषा। सीमित देयता साझेदार के संदर्भ में साझेदार से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुरूप उस सीमित देयता साझेदारी का साझेदार बनता है। तो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा Q के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। अर्थात साझेदार वह व्यक्ति होता है जो इस सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुरूप उसका सदस्य बनता है, तो उसे हम साझेदार के नाम से जानते हैं। साझेदारों की न्यूनतम संख्या। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी में कम से कम 2 साझेदार होने आवश्यक हैं। ऐसी साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं है, यानी कितने भी अधिकतम सदस्य हो सकते हैं इस साझेदारी के अंतर्गत। साझेदारों की संख्या 2 से कम होने के क्या परिणाम होते हैं। सीमित देयता साझेदारी के अंतर्गत कभी कभी किसी सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों की संख्या घटकर 2 से कम हो जाती है तथा वह साझेदारी ऐसा होने के बाद भी 6 माह से अधिक अवधि तक अपना व्यवसाय करती रहती है। ऐसी स्थिति में अकेला रह गया साझेदार यह जानते हुए कि साझेदारी में वह अकेला है और वह अकेला ही साझेदार रह गया है और 6 माह के बाद भी फर्म का या साझेदारी का व्यवसाय जारी रखता है, तो वह अकेला साझेदार उस अवधि में सीमित देयता साझेदारी द्वारा उत्पन्न किए गए सभी दायित्वों अथवा वचनों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। यदि साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 से कम हो जाती है, अर्थात एक अकेला व्यक्ति साझेदार रह जाता है और यह जानते हुए भी वो कि मैं अकेला व्यक्ति रह गया हूँ, फिर भी वो 6 माह से अधिक उस व्यवसाय को, सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय को संचालित रखता है, तो ऐसी दशा में सीमित देयता साझे द्वारा उत्पन्न किए गए सभी दायित्वों वचनों के लिए वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। ये अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार बताया गया है। अब इसके बाद सीमित देयता साझेदारी ठहराव क्या होता है, किसे कहते हैं। साझेदारों के बीच तथा सीमित देयता साझेदारी तथा उसके साझेदारों के बीच आपसी संबंधों का नियमन करने वाला प्रमुख विलेख सीमित देयता साझेदारी ठहराव के नाम से जाना जाता है। अधिनियम में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है, वो ये है, सीमित देयता साझेदारी ठहराव से तात्पर्य किसी ऐसे लिखित ठहराव से है जो किसी सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों के बीच अथवा सीमित देयता साझेदारी तथा इसके साझेदारों के बीच किया गया है, जो उन साझेदारों के आपसी अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा उनके साझेदारों के सीमित देयता साझेदारी के प्रति अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित करता है। ये इसकी एक
विधिवत रूप से परिभाषा दी गई है। ये सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 की धारा 2 (ओ) के अनुसार दी गई है। ऐसे प्रत्येक ठहराव को और निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा। अब अगला इसमें बिंदु है, साझेदार बनने की विधियाँ क्या हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमित देयता साझेदारी का साझेदार निम्नलिखित 2 विधियों के द्वारा बन सकता है, जिसमें पहली विधि है समामेलन प्रलेख का अभिदाता बनकर। कोई भी व्यक्ति जो सीमित देयता साझेदारी के समामेलन प्रलेख का अभिदाता बनता है, अर्थात वह उस पर हस्ताक्षर करता है, वह उस साझेदारी के समामेलन पर उसका साझेदार बन जाता है। और दूसरा विधि है सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुरूप। आपको ये बता दें, सीमित देयता साझेदारी ठहराव एक विधिवत कानूनी प्रलेख है जिसको कि इस अधिनियम ने मान्यता प्रदान कर रखी है। तो अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमित देयता साझेदारी का साझेदार सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुसार बन सकता है। इस तरह से 2 प्रकार से ये कोई भी व्यक्ति सीमित देयता साझेदारी का साझेदार बन सकता है, जैसा हमने ये सब कंटेंट में आपके दर्शाया हुआ है। अब आगे है इसमें अगला बिंदु, मनोनीत या नामांकित साझेदार के बारे में क्या प्रावधान है। सीमित देयता साझेदारी में कम से कम 2 मनोनीत साझेदार होंगे। मनोनीत साझेदार केवल जीवंत व्यक्ति, एकाकी व्यक्ति ही बन सकते हैं। मनोनीत 2 साझेदारों में से किसी एक साझेदार का भारत में निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ भारत में निवासी से तात्पर्य क्या है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो तत्काल पूर्ववर्ती 1 वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा है। इस तरह से मनोनीत साझेदार 2 व्यक्ति हो सकते हैं कोई भी, और उसमें से एक व्यक्ति क्या है कि कम भारत का निवासी होना अनिवार्य है। अब मनोनीत साझेदार की नियुक्ति की क्या विधियाँ, कैसे मनोनीत साझेदार बन सकता है। इसकी 3 प्रकार से बन सकता है, जैसे समामेलन प्रलेख में उल्लेखित मनोनीत साझेदारी। दूसरा है समामेलन प्रलेख के प्रावधानों के अनुरूप नामांकित मनोनीत साझेदार। इसके अंतर्गत क्या है, यदि समामेलन प्रलेख में मनोनीत साझेदारों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु उसमें इस बात का उल्लेख है कि सीमित देयता साझेदारी का प्रत्येक साझेदार समय समय पर मनोनीत साझेदार नियुक्त किया जाएगा, ऐसी दशा में ऐसे नियुक्त किया गया प्रत्येक साझेदार मनोनीत साझेदार होगा। और तीसरा है साझेदार बनने की विधियाँ, नियुक्ति की विधियाँ। सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुरूप नियुक्त मनोनीत साझेदार। सीमित देयता साझेदारी ठहराव के अनुरूप कोई भी साझेदार मनोनीत साझेदार हो सकता है। और एक तरीका यह भी है लिखित सहमति से मनोनीत साझेदार। कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमित देयता साझेदारी का मनोनीत साझेदार तभी बनेगा जबकि उसने उस साझेदारी को ऐसे साझेदार के रूप में कार्य करने की पूर्व अनुमति दे दी है। ये अनुमति निर्धारित प्रारूप एवं रीति से दी गई हो। और ऐसे मनोनीत साझेदार की नियुक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना अनिवार्य है। अब आगे है इसमें आगे बता रखा है मनोनीत साझेदार का पहचान क्रमांक। प्रत्येक मनोनीत साझेदार को मनोनीत साझेदार पहचान क्रमांक केंद्र सरकार से प्राप्त करना होगा। इस संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की
266A से 266G तक की धाराओं के प्रावधान यथासंभव लागू होंगे। इस तरह से ये साझेदार की परिभाषा, साझेदार की न्यूनतम संख्या, सीमित देयता साझेदारी ठहराव क्या होता है, जिसमें फिर साझेदार बनने की कौन कौन सी विधियां हैं, और मनोनीत और नामांकित साझेदार कौन होते हैं, कितने होते हैं, और इसको कैसे नियुक्ति की विधि है, ये इसके अंतर्गत हमने बताया। आगे इसी टॉपिक में है ठहराव के अभाव में साझेदारों के आपसी संबंध क्या होंगे। ये एक प्रमुख वो है बिंदु। अब इसमें देखिए, किसी भी विषय में किसी ठहराव के अभाव में साझेदारों के बीच आपसी अधिकार एवं कर्तव्य तथा सीमित देयता साझेदारी तथा इसके साझेदारों के आपसी अधिकार एवं कर्तव्य इस अधिनियम की अर्थात सीमित देयता साझेदार अधिनियम 2008 की प्रथम अनुसूची के प्रावधानों से अभिशासित होंगे। तो ये धारा 23 की उपधारा 4 के अंतर्गत ये प्रथम अनुसूची के प्रावधानों का विवरण है। अब आप देखिए, प्रथम अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार किसी ठहराव के अभाव में साझेदारों के आपसी कर्तव्य एवं अधिकार तथा सीमित देयता साझेदारी तथा उसके साझेदारों के आपसी अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित प्रकार से होंगे, जो हमने ई कंटेंट में आपको लिख कर समझाए जा रहे हैं। पहला है लाभों एवं हानियों का बराबर विभाजन। सीमित देयता साझेदारी के सभी साझेदार उस साझेदारी के लाभों एवं हानियों का बराबर अनुपात में विभाजन करेंगे। दूसरा अधिकार एवं कर्तव्य है इस अनुसूची का, साझेदारी द्वारा साझेदारों की क्षतिपूर्ति। सीमित देयता साझेदारी साझेदारों द्वारा दिए गए निम्नलिखित भुगतानों तथा उत्पन्न किए गए व्यक्तिगत दायित्वों की क्षतिपूर्ति करेगी। ये कौन कौन से दायित्व हैं और भुगतान हैं। पहला है भुगतान दायित्व जो साझेदारी के व्यवसाय साधारण एवं समुचित संचालन में उत्पन्न किए गए हैं। दूसरा, साझेदारी के व्यवसाय या संपत्ति के संरक्षण के लिए किए गए प्रत्येक कार्य के लिए साझेदारों को भुगतान अर्थात साझेदारों की क्षतिपूर्ति की जाएगी। तीसरा है प्रबंध में भागीदारी का विकल्प। प्रत्येक साझेदार चाहे तो सीमित देयता साझेदारी के प्रबंध में भी भागीदार बन सकेगा। अगला बिंदु है साझेदारों को पारिश्रमिक नहीं। सीमित देयता साझेदारी के व्यवसाय या प्रबंध में कार्य करने के लिए कोई भी साझेदार पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। अगला आपसी संबंधों के अधिकार एवं दायित्व हैं नए साझेदार का सर्वसम्मति से प्रवेश। किसी व्यक्ति का साझेदारी में साझेदार के रूप में प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति अर्थात सर्वसम्मति से ही हो सकेगा। अगला बिंदु है निर्णयन। सीमित देयता साझेदारी के प्रत्येक मामले का निर्णय साधारण बहुमत से किया जाएगा, किंतु साझेदारी के व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय सभी साझेदारों की सहमति अर्थात सर्वसम्मति से ही किया जा सकेगा। अगला आपसी संबंधों है के बारे में प्रथम अनुसूची में बिंदु है निर्णयों का अभिलेख। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इसके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय का अभिलेख तैयार किया जाए। ऐसा अभिलेख निर्णय करने के 30 दिनों के भीतर तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे निर्णयों के अभिलेख को साझेदारी के पंजीकृत कार्यालय पर रखा जाना चाहिए। और अगला है ठहराव के अभाव में आपसी संबंध
जो कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के प्रावधानों में है, सही लेखे तथा सूचनाएं देना। प्रत्येक साझेदार सीमित देयता साझेदारी को प्रभावित करने वाली प्रत्येक बात का लेखा एवं अन्य सूचनाएं किसी भी साझेदार अथवा विधिक प्रतिनिधि को देगा। और अगला बिंदु है इसमें आपसी संबंधों के में अधिकार एवं आपसी संबंधों से यहाँ तात्पर्य है साझेदारों के अधिकार एवं दायित्व क्या होंगे, वो हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अगला 9वां बिंदु है प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के लाभों को साझेदारी को देना। यदि कोई साझेदार साझेदारी की अनुमति के बिना साझेदारी के व्यवसाय की प्रकृति का अथवा उसका प्रतिस्पर्धी व्यवसाय करता है तो उससे अर्जित सभी लाभ का लेखा एवं लाभ की राशि उस साझेदारी को देनी होगी जिसके अंतर्गत वो साझेदार है। और अगला बिंदु है साझेदारी की संपत्ति, नाम आदि के उपयोग से अर्जित लाभ का साझेदारी को लेखा देना। यदि कोई साझेदार साझेदारी की अनुमति के बिना साझेदारी की संपत्ति, उसका नाम आदि के उपयोग से कोई लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ का लेखा साझेदारी को देना होगा, अर्थात सीमित देयता साझेदारी को उस लाभ का लेखा यानी बताना होगा। और अगला इनका अधिकार एवं कर्तव्यों में है, अर्थात साझेदारों के आपसी संबंधों में बिंदु है साझेदार का निष्कासन नहीं। साझेदार किसी भी मोहम्मत से संकल्प पारित करके किसी भी साझेदार को साझेदारी से निष्कासित नहीं कर सकेंगे जब तक कि ऐसा अधिकार सभी साझेदारों के बीच किसी स्पष्ट ठहराव द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो। यह इसका प्रमुख आपसी संबंधों के बारे में अधिकार एवं दायित्वों में सम्मिलित है। वो विवादों का निपटारा। सीमित देयता साझेदारी ठहराव से उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा उस ठहराव की शर्तों के अनुसार नहीं किया जा सकता हो तो उस विवाद को पंच निर्णय एवं मध्यस्थता अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अधीन पंच निर्णय के लिए सौंपा जाएगा। इस तरह से हमने ठहराव के अभाव में साझेदारों के आपसी संबंधों को ई कंटेंट के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा करते हुए हमने पढ़ाया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।